हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका एसएससी जीडी के लिए ये सेट नंबर 11 होगा। इससे पीछे मैंने आपको 10 सेट कवर करा दिए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेट के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था किसका। अब देखिए इसको याद मैं आराम से करा दूंगा, आराम से बात को समझना। आपको याद रखना है भाजपा। क्या याद रखना है? भाजपा। अगर इतना याद है तो काम चल जाएगा। भाजपा याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? तो ध्यान रखना, मुगल काल में पहला शासक था आपका बाबर, दूसरा शासक था आपका हुमायूं, तीसरा शासक हो जाएगा अपने पास अकबर, और उसके बाद जासे हो जाएगा आपके पास जहांगीर, और पा की जगह याद रखना सा करना है सिर्फ। इससे हो जाएगा आपका शाहजहां, ठीक है। और आज से आपका हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। तो आपको बस इतना ही याद कर लेना है कि भाजपा, ठीक है। पा की जगह एस कर लेना। अब क्वेश्चन देखिए, अब बताइए जहांगीर का पुत्र था कौन? यानी जहांगीर किसका पुत्र था? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर का पुत्र कौन हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। बाबर के बारे में देख लीजिए। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया था, इतना आपको याद रखना है। बाबर ने पहला भारत पे जो आक्रमण किया है वो 1519 में किया है, और इसमें इसने क्या किया था? तो ध्यान रखना है, बजनौर के किला को जीत लिया था। बजनौर के किला को इसने जीत लिया था। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ आगे बताता हूँ। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है? ठीक है। अब देखिए आगे समझो। अभी मैंने बताया 1519 में इसने आक्रमण किया भारत पर, और बजनौर के किला को इसने जीत लिया था। उसके बाद हमें पता है कि बाबर ने भारत पे आक्रमण कौन कौन सा किया है। आपको ट्रिक से याद रखना है, पान खा के चांद के घर जा, पान खा के चांद के घर जा, चांद के घर जा। इतना ट्रिक याद कर लो, काम बन जाएगा। पान खा के चांद के घर जा, यानी पानीपत का युद्ध लड़ा था इसने। पानीपत का युद्ध लड़ा है। खानवा का युद्ध इसने लड़ा है, खानवा का युद्ध है। उसके बाद चंदेरी का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है। फिर आपके पास घाघरा का युद्ध है। और इन सभी युद्धों के बारे में हम आपको पीछे भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए पानीपत का युद्ध इसने लड़ा है 1526 में, खानवा 1527 में, चंदेरी 1528 में, और घाघरा 1529 में। तो याद रखोगे पान खा के चांद के घर जा। अब देखिए बाबर ने मिर्जा की उपाधि भी धारण की है। याद रखना है, जब बाबर गद्दी पर बैठा था तो कौन सी उपाधि के साथ ये गद्दी पर बैठा? तो मिर्जा की उपाधि के साथ बाबर गद्दी पर बैठा था। और पानीपत के युद्ध में इसने तोप खानों का प्रयोग किया था, यानी तोपों का इसने प्रयोग किया है। तो ध्यान रखना है, बारूद का प्रयोग किस युद्ध में इसने किया था? तो ये हो गया पानीपत का युद्ध हो गया। और तुगलकमा नीति का भी प्रयोग इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था बाबर के द्वारा, ठीक है। तो इतना बाबर के बारे में याद हो गया। अकबर के बारे में मैं पहले ही पूरा क्लास में समझा चुका हूँ। आप कमेंट करके बताओगे कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने किस वर्ष की थी? ठीक है, याद रखोगे इतना। अब आते हैं हम लोग शाहजहां के पास। देखिए शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया है, ये सबको पता है। और याद रखना, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को ही कहा जाता है। और ताजमहल के डिजाइन करता कौन थे? याद रखोगे तो ताजमहल के डिजाइन करता थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो इतना आप नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, प्रत्येक आपका सेट में कोई ना कोई टॉपिक को ख़त्म करते चलेंगे हम लोग, जिससे आपका जीडी में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। यूरोपीय व्यापारी 1498 में भारत आया था और वो किस तट पर आया था? इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप इतना याद रख लो, भारत की खोज के लिए सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज निकला था पुर्तगाली, लेकिन वो भारत की खोज नहीं कर पाया था और यह आशाओं के अंतरिम द्वीप से वापस हो गया था। याद रखोगे इतनी बात। लेकिन जब वास्को डी गामा 1498 में भारत आया तो ये केरल के कालीकट तट पर आया था, याद रखना है। और उस समय यहाँ के जो शासक थे वो थे जमोरिन। शासक कौन थे? जमोरिन थे। और इन्होंने वास्को डी गामा का भरपूर स्वागत किया। और जब वास्को डी गामा भारत से गया तो चाय से और मसालों से लदा हुआ जहाज इसको जमोरिन ने गिफ्ट कर दिया था। और वो चाय और जो मसाले थे वो वास्को डी गामा ने पुर्तगालों में जाकर अधिक रेट पर बेचे, अधिक महंगाई के साथ बेचे। और दोबारा फिर से वास्को डी गामा 1502 की तरफ भारत की तरफ रुख करता है। और उनका उद्देश्य उस समय केवल और केवल भारत से व्यापार करना था, भारत में सत्ता हस्तांतरण करना नहीं था। ठीक है, अब ध्यान सुनो। तो कहाँ पर आया ये? कालीकट में आया। अब देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मैंने यहाँ एक हेडिंग लगाई है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब यहाँ पर आओ, देखिए भारत में कितनी कंपनियाँ आई हैं? तो 2, 4 और 2, 6 आई हैं। ट्रिक से याद रख लोगे, पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा, यानी बेटा अड़ा डैडी फंसे, पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा। याद रखोगे, पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा, यानी सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, याद रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कोचीन में स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने कहाँ पर की है? कोचीन में अपनी पहली कोठी स्थापित करी थी। अंग्रेजों ने पहली कोठी सूरत में स्थापित करी थी। कहाँ करिए? सूरत में। डचों ने अपनी पहली कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित करी है, मछलीपट्टनम। बस इतना ही याद रखना। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में, अंग्रेज आते हैं 1600 में, डच आते हैं 1602 में, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1731। ठीक है, तो डैड पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा। कौन कौन? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। हम आपको एक युद्ध पढ़ा चुके हैं पीछे, फ्लासी का युद्ध। कौन सी पढ़ाया है पीछे? फ्लासी का युद्ध। आप हमें कमेंट करके बताओगे ये फ्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। ठीक है, ये कमेंट में आपको आंसर इसका देना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में ये लिखा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी राज्यों के एक संघ के बारे में बताया गया है। तो याद रखना ये चर्चा भाग 1 में की गई है और भाग 1 के अनुच्छेद नंबर 1 में की गई है। यानी भारत एक भारत नहीं है, भारत एक राज्यों का समूह है, भारत एक राज्यों का संघ है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 1 में की गई है और भारत व राज्य संघ की चर्चा भाग 1 में की गई है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, भाग 5 में केंद्र की व्यवस्था है, 6 में राज्यों की व्यवस्था है। तो ये तो याद रखना ही रखना है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 3, एक राज्य से नए राज्य का निर्माण। एक राज्य से नए राज्य का निर्माण आपको करना है तो अनुच्छेद 3 का आप प्रयोग कर लीजिए। अनुच्छेद नंबर 2, राज्य के नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन। राज्य के नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद नंबर 4 में कहा गया है 1, 2 और 3 के तहत जो बातें कही गई हैं वो अनुच्छेद नंबर 4 से बाहर रखी जाएंगी।
ठीक है। अब आपको कमेंट करके बता देना है कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है। पंचायतों का गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। और एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 15 अनुच्छेद में कहा गया है कि धार्मिक मामलों में सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में कहा गया है रोजगार के मामले में जाति धर्म मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 17 में कहा गया स्पर्शता का अंत कर दिया जाएगा। 18 में उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। 20 में दोषी व्यक्ति को संरक्षण है। वहीं 21 में प्राणदेहिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। और आपको बता देना है कि बताइए मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में लगाई गई है। मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में लगाई गई है, कमेंट करके आप बताओगे। ठीक है, ये पीछे करा चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परमादेश रिट क्या होती है। तो परमादेश रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। और ये कब जारी करता है, तो जब मूल अधिकार का हनन होता है। यदि मूल अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और ये रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करता है। और इन 5 रिटों के नाम क्या क्या हैं, आराम समझना। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है अपने पास परमादेश, परमादेश। तीसरी अपने पास अधिकार पक्ष, अधिकार पक्ष। ठीक है, चौथी अपने पास उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और 5वीं अपने पास प्रतिषेध, प्रतिषेध। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है परमादेश का अर्थ होता है आदेश देना, परमादेश। तो अब बताइए किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराने के लिए आदेश देता है तो वो हो गया आपका परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, व्यक्ति को न्यायालय के सामने सशरीर प्रस्तुत होना जरूरी होता है। तो याद रखना है अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार का यदि हनन होगा तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पक्ष, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन कहता है किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ये व्यवस्था की गई है 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। याद रखना है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक संख्या नहीं होगी। और इसकी व्यवस्था 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 में की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्र ग्रहण केवल में होता है। तो आराम से मेरी एक ही बात समझना, ध्यान समझो। एक होता है चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है। और एक अपने पास होता है दोस्त सूर्य ग्रहण। ठीक है, 2 ग्रहण लगते हैं, यानी प्रत्येक वर्ष कम से कम 8 ग्रहण लगते हैं दोनों को मिलाकर। 8 ग्रहण लगते हैं प्रत्येक वर्ष दोनों को मिलाकर। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ध्यान सुनना है एक चीज कि बीच में पृथ्वी आ जाए, बीच में पृथ्वी आ गई। किसके बीच में आ गई, तो ध्यान सुनना, सूर्य और चंद्रमा के। सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है तो उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। और यहाँ बीच में चंद्रमा आ जाता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, इतना याद रखना, यानी पृथ्वी के और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण प्रत्येक वर्ष कब होता है, याद रखना है। ये प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, ये पूर्णिमा को होता है। कब होता है, पूर्णिमा को। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को हो ऐसा अनिवार्य नहीं होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, अमावस्या, अमावस्या को होता है ना। फिल्म देखी होगी आपने, मूवी का नाम उसका क्या है, जिसमें वो शेर बनता है। ठीक है, तो अमावस्या की काली रात होती है। काली रात का मतलब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, इसका मतलब
चंद्रमा वहाँ बीच में होता है। तो याद रखना, बीच में चंद्रमा होगा कब? जब सूर्य ग्रहण होगा। बीच में पृथ्वी होगी कब? जब आपका चंद्र ग्रहण होगा। क्यों? अगर बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक? चलिए आगे मैंने आपको एक इमेज लिया है, यहाँ समझिए। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये मून है। अगर पृथ्वी बीच में आ गई है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया? चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन कहता है कूना निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो ध्यान रखना है, ये जो कूना मुद्रा है ये आपकी क्रोएशिया की मुद्रा है और क्रोएशिया की जो कैपिटल है वो जाग्रेब है। क्या है? जाग्रेब है। वही संयुक्त राज्य अमीरात की दिरहम है, दिरहम। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात। केन्या की मुद्रा शिलंग है, शिलंग है। ठीक है, और सूडान की मुद्रा सूडानी रुपया होता है। तो कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो क्रोएशिया की मुद्रा क्या हो जाएगी? कूना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है मसाई जनजाति भारत के विश्व में कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति पूरे विश्व में अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। अब मैंने आपको जितनी भी विश्व की जनजातियाँ थीं उनको सभी को एक जगह यहाँ पर लिया हुआ है, आप उन्हीं जनजातियों को देख लीजिए। देखिए आइए, एस्किमो कनाडा ग्रीनलैंड में पाई जाती है, खिरगिज मध्य एशिया में, माओरी न्यूजीलैंड, मसाई अफ्रीका या कीनिया, बेद्दा श्रीलंका, निग्रो अफ्रीका, सेमांग मलेशिया, यूकादिर साइबेरिया, आइनो जापान, बुशमैन कालाहारी, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका और पिग्मीज कांगो है। और इससे बाहर जीडी में आपका जनजातियों से क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको अच्छे से आप नोट कर लेना और रिवीजन करते रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों का प्रकार कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? पर्णपाती वन हो जाएगा। आगे समझिए, इन्हीं वनों को मानसूनी वनों के नाम से भी जाना जाता है। तो मानसूनी वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जैसे चंदन की लकड़ी हो गई, चंदन की लकड़ी है, और आपका बांस हो गया, ये सब कैसा होता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है। ठीक है, अब देखो वनों से संबंधित मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चन लिया हुआ है। आगे आइए, यह कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का घर कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी, जिसे संशोधित करके 1988 में पारित किया गया था। आगे देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, आगे देखो, भारत में वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में बनाया जाता है। ध्यान रखना है, वन महोत्सव की शुरुआत के मुंशी के द्वारा कब की गई थी? 1950 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको GDP पढ़ाया, यदि GDP में मूल ह्रास भी शामिल होता है, यदि GDP में से, अब देखो इसके लिए मैं कुछ लिया है आपको समझाने के लिए, थोड़ा यहाँ आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर दे के जाएगा पेपर में। देखिए, यदि आप GDP में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मूल ह्रास घटा देते हो तो NDP निकल आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद आता है। इसका मतलब GDP में मूल ह्रास शामिल होता है। यदि हम NDP में मूल ह्रास जोड़ देंगे तो GDP हमें मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ओके, अब आइए, यदि GDP में आप प्लस कर दोगे विदेशियों की आय,
हम जानते हैं जीडीपी क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें विदेशियों की आय शामिल नहीं होती है, इसमें केवल भारतीयों, भारत के अंदर चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, सब शामिल होते हैं, लेकिन विदेश में काम कर रहे व्यक्ति की आय शामिल नहीं होती है। अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो बन जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, जीएनपी बन जाएगा, और इसमें से विदेशी आय निकाल दोगे तो जीडीपी बन जाएगा। ठीक है, अब यदि जीएनपी में से मूलह्रास निकालोगे तो एनएनपी बनेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट बनेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी में मूलह्रास शामिल होता है। अब ये आप याद कर लेना इतना। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, या समझिए क्वेश्चन कहता है एनएनपी क्या है। तो यदि हम जीएनपी में से मूलह्रास निकाल दें तो वही क्या होगा, आपका एनएनपी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट वन इज आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है भैया सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला एक व्यंजक अभिकर्मक क्या है, यानी जिसका हम प्रयोग सर्वाधिक करते हैं नालों की सफाई में, पानी की सफाई में, इन सब में काम आता है, तो वो है क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन है। सर्वाधिक व्यंजक अभिकर्मक कौन सा होता है, क्लोरीन होता है। ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, और इसे कहते हैं टेबल साल्ट। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टेबल साल्ट। बोलो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। और क्लोरीन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व भी होता है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व भी होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस हो गई, CO2 हो गई, और इसको कोल्ड ड्रिंक की बोतल में उच्च दाब के साथ भर दिया जाता है। जब हम लोग चेस्ट करते हैं इस प्रकार से तो जो गैस निकलती है वो ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। आलू की आंखें उपयोगी होती हैं किस लिए, तो ध्यान समझना है। आलू की जो आंखें हैं, आलू इस प्रकार से हमने आलू बना दिया, और ये आलू के अंदर जो आंखें हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, आंखें जिसमें पाई जाएंगी यानी गांठ जिसमें पाई जाएंगी वो सभी के सब तना कहलाते हैं। आंखें जिसमें पाई जाती हैं वो सब तना होते हैं, और जिसमें आंखें नहीं होती हैं वो सब जड़ होते हैं। ठीक है, तो जिसमें ये गांठें मिलेंगी वो सब के सब क्या होंगे, तना होंगे। और इसमें इन आँखों का काम क्या होता है, कायिक प्रबंधन के लिए होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी इज राइट वन आंसर। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए एक बात और याद रखना है, अगर हम आपसे क्वेश्चन कहते हैं गाजर क्या है, तो गाजर में गांठ नहीं होती है तो गाजर जड़ हो जाएगी। ठीक है, हम के गन्ना क्या है, तो गन्ना में जगह जगह गांठें होती हैं, गन्ना आपका तना हो जाएगा। तो जिसके अंदर गांठ पाई जाती है उसे कहते हैं तना, और जिसके अंदर गांठ नहीं पाई जाए उसे कहोगे आप जड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है, अनुवादक करने वाला क्या होता है। ये कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं असेंबली भाषा। अब देखो तो ये सिंपल सा है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है असेंबलर। अब आप कहोगे सर कंपाइलर का काम क्या होता है, तो आराम से सुनिए। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में चेंज करता है कौन, कंपाइलर चेंज करता है। बात क्लियर हो गई। और सेम काम होता है इंटरप्रेटर का भी होता है। तो असेंबली भाषा, अब देखिए सी हो गई, कोबेल हो गई। मैंने बताया कि कंप्यूटर में पहली भाषा उच्च स्तरीय फोरट्रॉन थी। कौन सी थी, फोरट्रॉन। याद रखोगे इतनी बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिका में भारत के द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधानों के नाम बताइए। तो अब तक भारत के द्वारा अंटार्कटिका में, ध्यान रखना, अंटार्कटिका में 3 अनुसंधानों की स्थापना की गई है। वो कौन कौन से हैं, तो एक थी दक्षिण गंगोत्री था एक, फिर था अपने पास मैत्री, फिर तीसरा है आपका भारती।
तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे नवीनतम अंतरिक्ष यानी अंटार्कटिका में स्थापित कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो सबसे नवीनतम है भारती, और इसकी स्थापना कब हुई है, 2012 में हुई है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा हुआ है, तो आंसर होगा मैत्री और भारती। आप हमें बताओगे अंटार्कटिका की, याद रखना है अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी, अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव, कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव है। ठीक है, तो अंटार्कटिका में 3 दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिसमें सबसे नवीनतम कौन सा है, भारती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, सैमुअल कोहेन ने किसका आविष्कार किया है, तो न्यूट्रॉन बम का। सैमुअल कोहेन ने किसका आविष्कार किया है, तो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन के द्वारा किया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, याद रखना है सापेक्षता का सिद्धांत। रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा आपका किया गया है हाइड्रोजन बम हो गया, तो परमाणु बम का आविष्कार, परमाणु बम का आविष्कार। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर, न्यूट्रॉन बम सैमुअल कोहेन, अगर जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, परमाणु बम का आविष्कार और सापेक्षता आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, हमारे देश में वन महोत्सव या वन दिवस कब बनाया गया है। ठीक है, तो पहली बार वन महोत्सव भारत में 1950 में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया, तो वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में होता है। कब होता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में बनाया जाता है वन महोत्सव। तो जुलाई का एक ही अपने पास, 1 जुलाई। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा 1 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग, और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे रुख करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो रग्बी 15, 16, 12 और 11। तो आपका आंसर हो जाएगा रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं, और वो कितने होते हैं, सर्वाधिक 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब मैंने सभी खेलों में उपस्थित खिलाड़ियों की संख्या एक ही जगह ली है आपके लिए। देखिए यहाँ पर पढ़िए, खेल और खिलाड़ियों की संख्या की हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा। देखिए इधर आइए, जैसे बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। याद रखोगे इतनी बात। खो खो 9 है, कबड्डी 7 है, हॉकी 11 एक टीम का है, फुटबॉल 11 और क्रिकेट भी 11। नेटबॉल में 7 हो गया, वॉलीबॉल में 6 हो गया, टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2, और उसके बाद में बेसबॉल में अपने पास कितना होता है। अब ध्यान से पढ़ो इधर, बेसबॉल में होता है अपने पास 5, बॉक्सिंग में 1, ताश के खेल में 2, लॉन टेनिस 1 या 2, चेस में 2, स्कूनर 1, फुटबॉल या फुटलेस में आपका 5। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या, वो देखिए, आपको याद जो रखना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके पास। बेसबॉल याद रखोगे एक खास कर, और एक वॉलीबॉल पढ़ लेना और बास्केटबॉल पढ़ लेना। ठीक है, ये तीनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन मुख्य आता है। बाकी पढ़ तो सभी लोग, लेकिन इस पर विशेष तौर से जोर देना है। बेसबॉल 9 हो गया, वॉलीबॉल 6 हो गया, बास्केटबॉल में 5 है, तो इनको याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आपका ये सेट खत्म हो गया। बताइए कैसा लगा आपको ये सेट, और कैसी लग रही है आपको ये सीरीज। कि आप जो सेट बनाते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन मिलता है, प्रीवियस सेट बनाइए और अच्छे से लगातार मेहनत करते रहिए। और ये मेरा आपसे वादा है दोस्त कि आपका 101% एक एक क्वेश्चन लड़ेगा। ये आप जब पेपर दोगे और जब बाहर एग्जाम सेंटर से आओगे तब आप एक ही नाम लोगे, और वो होगा आपका मैथ पाठशाला। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।
धन्यवाद।